ये कहानी की शुरुआत साल 1830 से होती है, जहाँ एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है जिसे उसके पिता बुरी तरह मार रहे थे। वो अपने भाई को पुकारती है, लेकिन उसका भाई अपने पिता के डर से कुछ नहीं कर पाता। जिंटा और सुजुने, इनका जन्म एक टॉक्सिक परिवार में हुआ था, जहाँ सुजुने पे उसके पिता हमेशा ही अत्याचार करते थे और घर से निकाल देते थे। इन सब के चलते सुजुने घर छोड़ने का फैसला करती है, पर उसका भाई अपनी बहन को ऐसे अकेले नहीं जाने देता, बल्कि वो खुद सुजुने का हाथ पकड़ के घर से भाग जाता है। वो दोनों जैसे तैसे ठंड में अपनी रात काटने की कोशिश करते हैं, पर एक भला इंसान उनकी हेल्प करने वहाँ प्रकट होता है। उनका नाम मोटोहारू था। वो उन्हें अपने गांव ले जाते हैं, जिस गांव को लोहारों के लिए बनाया गया था। खैर, वो उन दोनों को अपने बच्चों की तरह रखने वाले थे। हालांकि उनकी खुद की एक बेटी थी, जिसका नाम शिरायुकी था। शिरायुकी उन दोनों से मिल काफी खुश होती है। एक रात जिंटा को पता चलता है मोटोहारू एक सेंटिनेल है, जो इत्सुकीहिमे की रक्षा करते हैं। इत्सुकीहिमे श्राइन मेडेन को कहा जाता है, जो श्राइन की सबसे पवित्र लेडी होती है, और उन्हें आध्यात्मिक नेता के रूप में देखा जाता है। गांव की रक्षा करना उनका काम होता है। सिर्फ गांव के मुखिया और सेंटिनेल ही उनसे मिल सकते हैं। एक दिन शिरायुकी ने जिंटा के पूछने पे बताया उसकी मॉम भी वही है, और वो खुद अपनी मॉम को आज तक नहीं देख पाई। हालांकि उसके डैड उनसे मिलने जाते रहते हैं। अब काफी साल गुजर जाता है और हमें जिंटा अपने बड़े अवतार में दिखाई जाता है, जो एक सेंटिनेल बन चुका था और इत्सुकीहिमे की बातें सुन रहा था। वो जिंटा की काफी तारीफ करती है कि वो डीमन के सामने कभी नहीं डरता। वो इस गांव को सेफ रखने के लिए अपनी जान तक दे सकता है। ये सब सुन जिंटा उनका शुक्रिया करता है, मगर वहाँ जिंटा से जलने वाले सेंटिनेल भी थे, जो उसे पसंद नहीं करते थे। खैर, यहाँ डीमन की बातें होती हैं कि डीमन 1000 साल तक जी सकता है, लेकिन अगर किसी श्राइन मेडेन के जिगर को खा ले तो वो अमर भी हो सकते हैं। पिछले इत्सुकीहिमे को भी ऐसे ही किसी डीमन ने खा लिया था। ये सब सुनने के बाद मीटिंग खत्म होती है। सब बाहर चले जाते हैं सिवाय जिंटा के। तभी इत्सुकीहिमे अपनी जगह से बाहर आती है और बोलती है, इतनी फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है जिंटा, मैं तुम्हारे लिए शिरायुकी ही रहूंगी। सही कहा, वो शिरायुकी ही थी। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शिरायुकी की मॉम के डेथ के बाद उसने जिंटा को बोला था, मैं अब इत्सुकीहिमे बनने वाली हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। पर जिंटा बोलता है, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े, मैं सेंटिनेल बनूंगा और तुम्हारे पास आऊंगा। ये सुनते ही शिरायुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। सीन वापस वहीं आती है जहाँ गांव के मुखिया मेडेन से मिलने आए थे, और वो जिंटा को थोड़ा बाहर जाने बोलते हैं। ये देख शिरायुकी बस जिंटा को देखती रह जाती है। अगले दिन जिंटा छुट्टी पे होता है और ये सुन सुजुने काफी खुश होती है। यहाँ पे हमें सुजुने उसी रूप में दिखाई जाती है जैसे हमें शुरू में दिखाई गई थी, और इसका रीजन हमें लास्ट में पता चलेगा। यहाँ सुजुने की पट्टी खुल जाती है, जिसे जिंटा अच्छे से पहना देता है। तभी वो देखता है उनके घर शिरायुकी आई है। उसका यहाँ आना काफी हैरान करने वाला था, पर वो बोलती है, मैंने मुखिया जी से बात कर ली है। उसे यहाँ देख सुजुने भी बहुत खुश होती है और पहले की तरह वो उन दोनों के साथ खाना खाना चाहती थी। यहाँ सुजुने को पता था उसका भाई शिरायुकी को प्यार करता है और वो भी करती है। खैर, वो दोनों मिलके जिंटा के मजे लेते हैं और सुजुने बोलती है, मेरा भाई कभी मुझ पे हाथ नहीं उठा सकता। और सच में वो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। खैर, नाश्ता खत्म होने के बाद शिरायुकी और जिंटा निकल रहे थे। सुजुने उन्हें बोलती है, मजे करना। शिरायुकी उस गांव के लिए एक नई लड़की थी जिसे उन लोगों ने कभी नहीं देखा था, इसलिए सब उसे घूरते हैं। वो दोनों डेंगोस खाते हैं और काफी बातें करते हैं। लास्ट में शिरायुकी जिंटा को उस जगह ले आती है जहाँ वो सब बचपन में खेला करते थे। यहाँ वो बोलती है, जिंटा, मुझे कुछ बताना है। मैं शादी करने वाली हूँ, क्योंकि मुखिया जी मेरे पास आए थे और बोले इस गांव को एक संतान की जरूरत है और ये जल्दी होना चाहिए, इससे पहले कि मेरा हाल मेरी मॉम जैसा हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम नहीं। मैं अगर बोलूँ
कहीं भाग चलते हैं तो तुम नहीं जाओगे। उसकी बात सुन जिंटा सदमे में था। काफी देर बाद वो बोलता है, तुमने सही फैसला लिया। अगर मैं तुम्हें भगा के ले जाता तो मेरी इतनी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती और गांव वालों का तुम्हारे ऊपर से यकीन हट जाता। ये सब बात होने के बाद दोनों फैसला करते हैं, जिंटा एक सेंटिनेल की तरह शिरायुकी की आज्ञा मानेगा और गांव की हिफाजत करेगा और शिरायुकी एक इत्सुकी हिमे की तरह नेता का फर्ज निभाएगी। अगले दिन जिंटा को पता चलता है गांव में 2 डीमन को देखा गया है, जिसे मारना उसके हाथों में सौंप दिया जाता है। वो जंगल की ओर निकल जाता है, लेकिन उसे एक ही डीमन दिखता है जो काफी खतरनाक था। पर जिंटा उससे फाइट करता है और उसके हाथों को काट देता है। वो डीमन भी उससे फाइट करता है और इस बार वो जिंटा की तलवार को तोड़ देता है, साथ ही वो भी उसका हाथ काट देता है। लेकिन जिंटा अपना होश नहीं खोता, बल्कि टूटे हुए तलवार को लेके उसके पेट में घुसा देता है। ये देख वो डीमन गिर जाता है और यहाँ वो असली बात बताता है। दरअसल उन्हें बताया गया था इस गांव में सबसे शक्तिशाली डीमन छुपा हुआ है जो फ्यूचर में सारे डीमन पे राज करेगा, और यही रीजन है कि वो दोनों यहाँ आए थे। अचानक जिंटा को अपनी बहन की याद आती है, तभी वो डीमन उस पे हमला कर देता है। दूसरी ओर सुजुने के पास उस डीमन की पार्टनर आती है जो उसे फुसलाती है ताकि वो उसके साथ चले, क्योंकि उस डीमन को पता था सुजुने आधी डीमन है। पर सुजुने नहीं जाती, जिससे मजबूर होके वो सुजुने को फ्यूचर दिखाती है जहाँ शिरायुकी और उसका होने वाला पति प्राइवेटली टाइम स्पेंड कर रहे थे। ये देख सुजुने को वॉमिटिंग हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता शिरायुकी ने ऐसा किया, पर वो सुजुने को भड़काती है और बोलती है, यकीन नहीं तो चल के देख लो। आखिरकार सुजुने मान जाती है। दूसरी ओर जिंटा को होश आता है जहाँ उसके हाथ ठीक हो चुके थे। वो देखता है पूरे गांव में आग लगी है। वो दौड़ता हुआ अपने घर जाता है, पर उसे कोई नहीं मिलता, इसलिए अब वो सीधा टेंपल की ओर जाता है। यहाँ ऑलरेडी वो डीमन सुजुने के साथ पहुंच चुकी थी। शिरायुकी सुजुने को देख शॉक होती है। आखिर क्यों? तुमने ये क्यों किया? दरअसल सुजुने को हमेशा से जेलसी होती थी जब भी उसके भाई के करीब कोई लड़की आती थी, लेकिन वो अपने भाई की खुशी के लिए सब सह लेती थी। बचपन से उसने शिरायुकी और अपने भाई को साथ साथ देखा है और यही कारण था कि उसने खुद की बॉडी को कभी बढ़ने नहीं दिया ताकि वो अपने भाई की छोटी बहन बन के रह सके। उसे लगता है ये मेरे भाई को प्यार करती थी, लेकिन अब वो उसे धोखा दे रही है। यहाँ उसे काफी बड़ी गलतफहमी हो जाती है, जिसके चलते वो पागल हो चुकी थी। वो अपनी पट्टी फाड़ के फेंक देती है और बोलती है, अपना बेकार मुंह बंद रख, समझी। आग में घी डालने का काम वो डीमन कर देती है और बोलती है, इसने तुम्हारे भाई के साथ गलत किया, इसे मार डालना ही सही फैसला होगा। तभी सुजुने अपने असली रूप में आ जाती है। शिरायुकी के हस्बैंड को वो डीमन मार देती है। ये सब देख शिरायुकी काफी डर चुकी थी। अचानक वहाँ जिंटा की एंट्री होती है, जिसके पास वो दौड़ के जाती है और गले लग जाती है, लेकिन उसी वक्त उसका गला धड़ से अलग हो जाता है, यानी सुजुने ने उसे मार दिया था। ये देख जिंटा सदमे में चला जाता है। उसे समझ नहीं आता ये क्या हुआ। उसकी आंखों के सामने सारी मेमोरीज चलती है। अब जिंटा अपनी बहन पे हमला करने जाता है और जब उसे पता चलता है ये लड़की उसकी बहन है, तो वो एक ही सवाल करता है, तुमने उसे क्यों मारा? लेकिन सुजुने को इस बात का जरा भी पछतावा नहीं था। उल्टा वो खुश होती है कि शिरायुकी मर गई। ये सब देख जिंटा से बर्दाश्त नहीं होता और वो भी एक डीमन में बदलने लगता है। असल में उस डीमन ने अपने हाथ को जिंटा के बाजू में फिट कर दिया था, जिस कारण जिंटा अमर बन चुका था। थोड़ी ही देर में सुजुने को रियलाइज हो जाता है उसका भाई भी उसे हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा, जिसके कारण वो अपने भाई को भी खत्म करने जाती है, लेकिन उसका हाथ फंस जाता है। इस टाइम पे जिंटा उसे एक धक्का मारने चाहता है, जबकि उसने आज तक कभी अपनी बहन पे हाथ नहीं उठाया था। लेकिन आज वो उसकी बहन नहीं थी। मार खा के उसकी वाट लग जाती है। जब जिंटा उसे दोबारा मारने चाहता है, तब उसे दूसरी डीमन बचा लेती है और उसे यहाँ से भागने बोलती है। सुजुने जाने से पहले एक ही बात बोलती है, मुझे अब हर चीज से नफरत है। मैं इस दुनिया की हर चीज को मिटा दूंगी और जब अंत आएगा
मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। यहाँ वो डीमन भी ये बोल के मर जाती है। अब मेरे दोस्त सेफ है। जिंटा वहीं पर ही शिरायुकी की बॉडी को गोद में लेके बोलता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था, और दर्द में चिल्ला पड़ता है। अगले सीन में वो फैसला करता है इस गांव को छोड़ के जाने का। वहीं उसे मिलने मुखिया आते हैं, जिनके साथ वो थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। जहां जिंटा बोलता है, मैं अपनी प्यारी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं शिरायुकी से भी उतना ही प्यार करता था, पर मैं उसके कातिल को नहीं छोड़ूंगा। ये सुन वो उसे एक तलवार देते हैं। यहाँ वो जिंटा से माफी भी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था प्रिंसेस और जिंटा एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर फिर भी उन्होंने अपने बेटे से उसकी शादी कराने पे जोर डाला ताकि उनका बेटा खुश रहे। वो सारी गलती अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन जिंटा उन्हें माफ कर देता है और निकल जाता है अपने नए सफर पे। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।